Welcome dear students, how are you? I hope all of you are well. Students, in this video I am going to discuss about the evidence of evolution. Before that you have to know what is evolution. Evolution क्या है? स्टूडेंट आप जानते हैं हमारा धरती में आज का जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स है, जैसे कि कॉम्प्लेक्स एनिमल्स है, कॉम्प्लेक्स प्लांट्स है जैसे कि एंजियोस्पर्म, कॉम्प्लेक्स एनिमल्स जैसे कि मैमल्स, हम लोग भी जैसे कि ह्यूमन, वो इवोल्यूशन का ही रिजल्ट है। तो क्या है इवोल्यूशन? इवोल्यूशन इज द सीक्वेंशियल एंड ग्रेजुअल चेंजेस where the complex organisms is formed from a simple organisms. ओके, सिंपल ऑर्गेनिजम्स का अंदर में जो इनहेरिटेड कैरेक्टर है, सिंपल ऑर्गेनिजम्स का अंदर में जो इनहेरिटेड कैरेक्टर है वो एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन में पास ऑन होने के नाते एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स बना है सिंपल ऑर्गेनिजम्स से। ओके, इवोल्यूशन इज द चेंज इन इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक। जो इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक क्या है स्टूडेंट? इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक आर दोज कैरेक्टरिस्टिक व्हिच कैन बी पास ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन एंड व्हेयरएज एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज नेवर पास ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ओके, सो इवोल्यूशन इज द चेंज इन इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द बायोलॉजिकल पॉपुलेशन ओवर अ सक्सेसिव जनरेशन। ओके, तो इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक का सक्सेसिव जनरेशन में चेंजेस होना और इनहेरिटेड कैरेक्टर पास ऑन जो हो रहा है उसमें थोड़ा थोड़ा चेंजेस के कारण कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स बनता है सिंपल ऑर्गेनिज्म से। दैट्स नोन एज द इवोल्यूशन। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट देख लेते हैं एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। स्टूडेंट एविडेंसेस क्या है? एविडेंस मतलब सबूत, मतलब आज हमारा धरती में जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स आया है वो एक दिन में नहीं हुआ। तो गॉड ने, खुदा ने एक दिन में कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स नहीं भेज दिया कहीं से, ठीक? तो ये जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हुआ एज अ रिजल्ट ऑफ इवोल्यूशन, इवोल्यूशन का रिजल्ट से ही आया है। तो इसका कुछ सबूत तो होगा। क्या है वो एविडेंस? एविडेंस है पहला पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस, सेकेंड एम्ब्रायोलॉजिकल एविडेंस, थर्ड कॉम्पैरेटिव एनाटॉमी जिसमें हम पढ़ेंगे homologous organ and analogous organ, okay, and molecular homology, and third last evidence is the biogeographical evidence. Student, paleontology, what is called paleontology? Paleontology means study of fossil. What is paleontology? Paleontology is study of fossil. Student, fossil क्या है? Fossil is the dead remain of the organisms, dead remain of the organisms. Okay, so student, you look this figure, they are digging the soil. When they are digging the soil, during digging time they make and got the skeletal of the different organisms. Okay, so when they got the skeletal of different organisms, you look this fossil. Okay, it is the impression of the living organisms. You look, it may be skeletal system, it may be impression of the living organisms which present in the sedimentary rock. क्या है sedimentary rock स्टूडेंट? sedimentary rock ऐसा रॉक है जो कि ना लेयर बाय लेयर बनता है, तो उसमें मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स मतलब दब जाता है और उसका इम्प्रेशन या फिर उसका जो बोन्स है या फिर स्केलेटल सिस्टम उसमें रह जाता है। तो ये फॉसिल से हमको क्या पता चलता है? फॉसिल से पता चलता है सिंपल ऑर्गेनिज्म से ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स बना है। कैसे पता चलेगा? देखिए, जो सेडिमेंटरी रॉक है ना स्टूडेंट, जो डीपर पार्ट में सिंपल ऑर्गेनिजम्स मिला, मतलब सेडिमेंटरी रॉक डिगिंग के समय जो सेडिमेंटरी रॉक है ना उसका डीपर पार्ट में सिंपल ऑर्गेनिजम्स मिला, और कंपैरेटिवली अगर हम कंपेयर करें अपर पार्ट में कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स मिला। ओके, केवल ये भी नहीं है, हम कार्बन डेटिंग मेथड से C14 आइसोटोप के द्वारा उस फॉसिल का एज भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं।
तो एज डिटरमाइन के बाद हमको पता चल रहा है जो ओल्डेस्ट ऑर्गेनिजम्स का जो स्ट्रक्चर, उसका हैबिटेट, उसका हैबिट सिंपल है। और nowadays which organisms came or before some years ago which organisms came, their structure are complex. So from paleontology we can tell that complex organisms has been evolved from the simple organism. Next student, you look this figure, that's tell the embryological evidence. क्या है एम्ब्रायोलॉजिकल एविडेंस? ये एविडेंस कौन दिए थे जानते हो? अर्नेस्ट हेकेल। अर्नेस्ट हेकेल क्या बोलते हैं? अर्नेस्ट हेकेल ये बोलते हैं जब कोई एक मैमेलियन एम्ब्रायो उनका मदर्स का ओम में या फिर यूटेरस में डेवलपमेंट होता है, तब फिर ये एम्ब्रायो का अंदर में कुछ फिश लाइक कैरेक्टर जैसे कि गिल स्लिट्स आता है, कुछ एम्फीबियंस कैरेक्टर, कुछ बर्ड्स लाइक कैरेक्टर आता है, और उसके बाद सारे कैरेक्टर जो डेवलप्ड होता है वो मैमेलियन कैरेक्टर डेवलप्ड हो जाता है। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग स्टूडेंट, ड्यूरिंग एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट ऑफ अ मैमेलियन एम्ब्रायो in its body some fish like character came, then some amphibians character came, then some reptilians character came, and then it changed into the mammalian character. ओके तो स्टूडेंट देखिए, एक मैमल्स जो इवॉल्व हुआ है, कहाँ से इवॉल्व हुआ? पहले फिश आया था, फिश से एम्फीबियन हुआ, एम्फीबियन से रेप्टाइल्स हुआ, रेप्टाइल्स से बर्ड्स हुआ, बर्ड्स से इवॉल्व हुआ मैमल्स। तो देखिए, एक एम्ब्रायो जब उनका मदर्स का ओम में डेवलपमेंट होता है, उसका अंदर में कुछ कुछ कैरेक्टर ऐसा आता है जो कि ना इवोल्यूशन में जो जो स्टेप पार होके वो मैमल्स आया है हमारा धरती में, उस कैरेक्टर एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट के समय भी आ जाता है। ओके, सो स्टूडेंट, ड्यूरिंग एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट सम evolutionary character has been came in embryo's body, like gill slits. Gill slits is the characteristic of the fishes. Okay, like you look like tail, this is the fish like character, that is the reptiles like character, that is the birds like character, then human means mammals. तो स्टूडेंट क्या कहते हैं? ऑन्टोजेनी रिकैप्चुलेट द फाइलोजेनी, दैट इज द important sentence given by the Ernest Haeckel. Ontogeny क्या है? Ontogeny means evolutionary changes और evolution बोल दिया हूँ। Ontogeny means embryological changes, means एम्ब्रायो का डेवलपमेंट जब होता है, जो जो स्टेप चेंज होके एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होता है, दैट इज नोन एज द ऑन्टोजेनी। ओके, ऑन्टोजेनी रिकैप्चुलेट द फाइलोजेनी मीन्स ऑन्टोजेनी जब एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होता है, उसी समय उसका अंदर में इवोल्यूशनरी कैरेक्टर, मतलब इवोल्यूशन जब हुआ था एक मैमल्स का, तो जो जो स्टेप पार होके इवोल्यूशन हुआ था उसका कैरेक्टर, जैसे कि फिश लाइक कैरेक्टर कुछ आ जाता है, कुछ रेप्टाइल्स कैरेक्टर आ जाता है, कुछ बर्ड्स लाइक कैरेक्टर आ जाता है। ओके, ऑन्टोजेनी मीन्स इवोल्यूशनरी, बार बार वही बोल रहा हूँ, सॉरी स्टूडेंट, एम्ब्रायोलॉजिकल चेंजेस, एंड फाइलोजेनी मीन्स इवोल्यूशनरी चेंजेस। ओके, ड्यूरिंग इवोल्यूशन व्हिच चेंजेस it have been passed, this organism passed, that is known as the phylogeny. Okay, philo evolution onto embryological. Okay, देखिए स्टूडेंट, लेकिन ये जो अर्नेस्ट हेकेल के द्वारा दिया गया ये जो बायोजेनेटिक लॉ ऑन्टोजेनी रिकैप्चुलेट फाइलोजेनी, इट इज़ नॉट 100% ट्रू। तो देखिए अर्नेस्ट हॉर्नबियर क्या बोले हैं? अर्नेस्ट हॉर्नबियर इस बायोजेनेटिक लॉ को पूरा तरीका से डिसअप्रूव कर दिया। उन्होंने बोले देखिए भैया अर्नेस्ट हेकेल, देखो कुछ कैरेक्टर तो आ जाता है, कुछ फिश लाइक कैरेक्टर जैसे कि गिल स्लिट्स आता है, तो कुछ
लेकिन सारे कैरेक्टर्स कहाँ आता है, बर्ड्स का जैसे विंग्स कहाँ आ रहा है, तो सारे इवोल्यूशनरी जो स्टेप का जो कैरेक्टर कहाँ आ रहा है, मीन्स ऑल कैरेक्टर्स ऑफ द मीन्स ऑल इवोल्यूशनरी कैरेक्टर्स which has been passed when phylogeny during phylogenic development of the mammals, which steps this mammals has been passed, all character of those steps are not came. So Ernest Hornbier disapproved the theory of biogenetic law. Okay, so biogenetic law tell that during the embryonic development, some character of the fishes, some character of the reptiles, some character of the birds came in the embryo, but अर्नेस्ट हॉर्नबियर क्या बोल रहे हैं, ही नोटेड दैट एम्ब्रायो नेवर पास थ्रू द एडल्ट स्टेज एंड अदर एनिमल, ऑल कैरेक्टर इज नॉट फाउंड, यहीं पर बोला हुआ है। देखिए, ऑल वर्टिब्रेट एम्ब्रायो आर रो ऑफ गिल स्लिट्स, ये तो इस लॉ का सपोर्ट कर रहा है, तो आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट में जाते हैं। देखिए, कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी। कंपैरेटिव एनाटॉमी मीन्स homologous organ and analogous organ. Comparative anatomy and morphology show the both similarities and difference among the present day organisms and those exist in long before. Okay, तो ontogeny और comparative anatomy जिसमें कि ना homologous organ और analogous organ ये बताता है प्रेजेंट डे ऑर्गेनिजम्स का कुछ सिमिलरिटीज़ है एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स से। ओके, मतलब आज का दुनिया में जो ऑर्गेनिजम्स हैं उसका सिमिलरिटीज़ किसके साथ है, पहले जो ऑर्गेनिजम्स था उसके साथ सिमिलरिटीज़ है। चलिए देख लेते हैं कैसे सिमिलरिटीज़ है। देखिए, ये जो है, देखिए ये क्या है बोल रहा है, ये जो है क्या है जान रहे हो, ये फोर लिम्स मतलब सामने वाला जो हाथ है ना, फोर लिम्स। ये किसका फोर लिम्स है, देखिए फ्लिपर्स किसका होता है, फ्लिपर्स किसका होता है, पेंगुइन्स एंड सील का। तो सील का जो सील क्या होता है, मैमल्स। यहीं पर देखिए क्या है, विंग्स ऑफ बर्ड्स है ना, तो बर्ड्स तो मैमल्स नहीं होता है, गलत करके यहीं हो गया। तो देखिए यहीं पर बैट क्या है, मैमल्स होता है। ये क्या है, देखिए हॉर्स का फोर लिम्ब और ये है ह्यूमन। तो देखिए सील का फोर लिम्स, उसके बाद देखिए बैट का फोर लिम्स, उसके बाद घोड़े का फोर लिम्स मतलब पैर, और ह्यूमन का फोर लिम्स मतलब आपका हाथ। इसमें स्ट्रक्चरली सिमिलरिटीज़ है। कैसे स्ट्रक्चरली सिमिलरिटीज़ है, देखिए इसमें भी ह्यूमरस, ये सब ह्यूमरस से बना हुआ है, ये रेडियल सालना से बना हुआ है, ये कार्पल, इसमें भी कार्पल, इसमें भी कार्पल, ये है मेटाकार्पल, ये मेटाकार्पल, ये मेटाकार्पल। उसके बाद ये देखिए फेलेंजेस, मीन्स दे हैव द स्ट्रक्चरल सिमिलरिटीज। बट स्टूडेंट, सील का जो फोर लिम्स हेल्प इन द स्विमिंग, ओके, एंड फोर लिम्स ऑफ द बैट हेल्प इन द फ्लाइंग, फोर लिम्स ऑफ द हॉर्स हेल्प इन द रनिंग, एंड फोर लिम्स ऑफ द हैंड help in the different activities. So student, those organ which have the structural similarities but function are different, those organ is known as the homologous organ, and this homologous organ tell the convergent evolution या फिर divergent evolution. You tell? Yes, this homologous organ indicate the divergent evolution. ओके देखिए इसका स्ट्रक्चर सिमिलर है, मतलब इसका कोई एक कॉमन एंसेस्टरी था, इसका कोई कॉमन पूर्वज था, इसका कोई एक पर्टिकुलर एंसेस्टर से क्या आया, सील भी आया, बैट भी आया, हॉर्स भी आया, ह्यूमन आया, सबका एक पर्टिकुलर पूर्वज था। ओके इसमें से इवॉल्व होके सारे ऑर्गेनिजम्स आया, तब ना इसका स्ट्रक्चर में सिमिलरिटीज है स्टूडेंट, नहीं तो कैसे सिमिलरिटीज होगा आप बता दो। तो इसका स्ट्रक्चर में सिमिलरिटीज है, मतलब इसमें कोई एक पर्टिकुलर कॉमन एंसेस्टर से इवॉल्व हुआ। नेक्स्ट, ये अलग अलग एनवायरनमेंट में आना पड़ा, जैसे कि सील मैमल्स ये पानी में चले गया, बैट विंग
ये उड़ने के लिए आसमान में चले गया, हॉर्स दौड़ने के लिए खेतों में चले गया, और ह्यूमन तो मल्टीपर्पस जगह में ही रहते हैं, मल्टीपर्पस काम करते हैं। तो ह्यूमन का हाथ का काम मल्टीपर्पस है, ओके, मल्टीपर्पस के लिए यूज होता है। तो स्टूडेंट अलग अलग एनवायरनमेंट में जाने के लिए फोर लिम्स का फंक्शन डिफरेंस हुआ, लेकिन उसका स्ट्रक्चर अभी भी सेम है। इसका मतलब ये है स्टूडेंट, इसका कोई एक कॉमन एंसेस्टरी था। जैसे कि आप सेकेंड फिगर को देखेंगे, थॉर्न ऑफ बोगनविलिया एंड टेंडेंस ऑफ कुकुरबिटा, मीन्स बोगनविलिया कुकुरबिटा, इसका भी कोई एक कॉमन एंसेस्टरी था। क्यों? थॉर्न एंड टेंडल्स, इसका स्ट्रक्चर सेम है लेकिन फंक्शन डिफरेंस है। थॉर्न हेल्प इन द प्रोटेक्शन एंड tendrils help in the climbing of this plants, climbing of the cucurbita plants. Okay, means student their structure are difference, no, their structure are same but function are difference, that means they have the common ancestry. Okay, तो देखिए एक पर्टिकुलर पॉइंट से अलग अलग पॉइंट में चले गया। एक पर्टिकुलर पॉइंट, सोचिए एक पर्टिकुलर पॉइंट इसी से अलग अलग एनवायरनमेंट में चले गया, अलग अलग डायरेक्शन में चले गया, तो क्या हो गया? डाइवर्जेंट हुआ ना, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन हुआ। ओके, तो from a particular point when it go to the difference point it is known as the divergent। and देखिए एक पर्टिकुलर कोई एंसेस्टर था, उसमें से अलग अलग इंडिविजुअल्स, अलग अलग स्पेसिस बन के अलग अलग एनवायरनमेंट में चले गया। ये क्या है? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का सबूत देता है कौन? होमोलोगस ऑर्गन। सो स्टूडेंट यू अंडरस्टूड दैट homologous organ give the evidence of divergent evolution, that means from a common ancestor different type of species has been evolved. Okay, next student you look this figure, you look this figure carefully, you look। देखिए यहीं पर दिखाई दे रहे हैं एक बटरफ्लाई, यहीं पर दिखाई दे रहा है एक बर्ड्स। तो देखिए बटरफ्लाई का जो विंग्स है क्या काम के लिए लगता है? द विंग्स ऑफ बटरफ्लाई इज फॉर द फ्लाइंग, विंग्स ऑफ द बर्ड्स ऑल्सो यूज फॉर फ्लाइंग। तो स्टूडेंट देखिए बटरफ्लाई का विंग में कोई हड्डी है? नो। और बर्ड्स का विंग्स में कोई हड्डी है? प्लीज कमेंट। यस, डेफिनेटली देयर हैव द स्केलेटल सिस्टम। तो स्टूडेंट इसमें हड्डी नहीं है, इसमें हड्डी है, मतलब इसका स्ट्रक्चर तो डिफरेंस है लेकिन फंक्शन सेम है। when two organ of the two different species, their function are similar but structure are different, this organ is known as the analogous organ। an analogous organ says the convergent evolution। क्या है convergent evolution? जानते हो तो कमेंट कीजिए। यस, कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन। देखिए स्टूडेंट इसका स्ट्रक्चर डिफरेंस है लेकिन फंक्शन सेम है। देखिए बर्ड्स एक नॉन कॉर्डेट है स्टूडेंट, ये तो इंसेक्ट, मतलब आप जानते हो फाइलम कौन सा फाइलम में आता है? आर्थ्रोपोडा में आता है ना, उसके बाद इंसेक्टा है ना। तो देखिए ये नॉन कॉर्डेट है, एक कॉर्डेट है। तो एक कॉर्डेट एंड नॉन कॉर्डेट इवॉल्व होके एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में आया। नॉन कॉर्डेट यहीं से यहीं आया, कॉर्डेट यहीं से यही आया, मतलब अलग अलग एनवायरनमेंट से जब एक ही पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में आना पड़ेगा तब फिर एक ही एनवायरनमेंट है, उसी एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने के लिए एक पर्टिकुलर ऑर्गन का फंक्शन भी एक ही करना पड़ेगा। इसका विंग्स में कोई हड्डी नहीं है, इसका विंग्स में हड्डी है, मीन्स इट डिनोटिंग द कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन। कॉन्वर्जेंट मीन्स फ्रॉम द डिफरेंट पॉइंट, फ्रॉम द डिफरेंट स्पेसिस, व्हेन another species are evolved and they came in a particular environment, when they came in a particular environment their organ perform the same kinds of function, like that birds wing help in also flying and butterfly wings also help in the flyings, but their structure are different, it denoting that they have the different ancestry।
अलग अलग स्ट्रक्चर है, इसका मतलब है उसका एंसेस्टरी भी डिफरेंस था स्टूडेंट। ओके, एंसेस्टरी डिफरेंस था मतलब अलग अलग पूर्वज से इवॉल्व हुआ, लेकिन एक ही पर्टिकुलर एनवायरनमेंट से अलग अलग पॉइंट से आने के लिए उसका फंक्शन सिमिलर करना पड़ा। ओके, सो स्टूडेंट आई होप यू अंडरस्टूड कन्वर्जेंट इवोल्यूशन इज अ इवोल्यूशन हायर फ्रॉम द डिफरेंट एंसेस्टरी they came in a particular point. Okay, and due to coming in a particular point, the function of the different organ becomes similar. You look student, you look, this is the potato and this is the sweet potato. Yes, potato में भी फूड स्टोर होता है, स्टार्च स्टोर होता है, और स्वीट पोटैटो में भी स्टार्च स्टोर होता है। क्यों स्टोर होता है बताइए? यस, यू आर राइट, फॉर द future. When plants did not get food, then this food is used for the development of new plants. Okay, लेकिन स्टूडेंट पोटैटो इट इज़ द मॉडिफाइड स्टेम। क्यों स्टेम है आपको बोला था, याद करो, इसमें नोट्स इंटर नोट्स दिखाई देता है ना, मॉर्फोलॉजी चैप्टर में बोला था। तो देखिए उसके बाद देखिए ये जो स्वीट पोटैटो ये रूट है, तो देखिए रूट एंड ए है स्टेम है, ए है रूट है, मतलब इसका स्ट्रक्चर डिफरेंस है लेकिन फंक्शन क्या है, स्टोर द फूड फॉर द फ्यूचर। मीन्स ऐसा ऑर्गन जिसका स्ट्रक्चर डिफरेंस है बट फंक्शन सिमिलर है, दिस ऑर्गन इज नोन एज द एनालॉगस ऑर्गन, एंड दिस एनालॉगस ऑर्गन सेज द convergent evolution. You look this figure, human eye and eye of the octopus, their structure also different but function are similar to see, but human is the chordate. ओके, कॉर्डेट का अंडर में वर्टिब्रेटा में आता है और ऑक्टोपस किस में आता है, कौन सा फाइलम में, मैमेलिया में आता है, नॉन कॉर्डेट। सो देयर एंसेस्टरी आर डिफरेंस, okay, but their function are same, this denoting the convergent evolution. Next student you look molecular homology. क्या होता है molecular homology? देखिए स्टूडेंट, आपका बॉडी में जो न्यूक्लिक एसिड है मीन्स डीएनए एंड आरएनए, आपका बॉडी में जो प्रोटीन है, आपका बॉडी में जो न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है, डीएनए लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, आपका बॉडी में जो प्रोटीन है जो एमिनो एसिड से बना हुआ है, ये सब मॉलिक्यूल का फंक्शन अलग अलग एनिमल्स का बॉडी में सेम है। मतलब ह्यूमन का बॉडी में डीएनए जो काम करता है फॉर स्टोरिंग द इंफॉर्मेशन, इट contain the gene which convey the information from one generation to another generation. प्रोटीन का भी जो काम है बॉडी बिल्डिंग का काम है, अलग अलग एनिमल में सेम काम है स्टूडेंट। इसका मतलब ये है सारे ऑर्गेनिजम्स एक पर्टिकुलर एंसेस्टर से इवॉल्व हुआ है, सारे ऑर्गेनिजम्स का कोई एक पर्टिकुलर एंसेस्टर था। ड्यूरिंग स्टार्टिंग ऑफ द लाइफ देयर वाज अ प्रोटोसेल, फ्रॉम द प्रोटोसेल प्रोकैरियोटिक सेल बना, प्रोकैरियोटिक सेल से यूकैरियोटिक सेल बना, तब ना ऐसा हुआ। मीन्स डीएनए परफॉर्म द फंक्शन and protein perform the same function in different organisms body. Okay, that is known as the molecular homology. Means molecular homology refers the similarities of biomolecule of different group of organisms. Biomolecule जैसे कि DNA and RNA, DNA RNA और प्रोटीन का सिमिलरिटीज़ है। क्या सिमिलरिटीज़ है? डीएनए आरएनए या फिर प्रोटीन अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में सेम फंक्शन करता है। डीएनए आरएनए एंड प्रोटीन परफॉर्म द सेम फंक्शन इन डिफरेंट organisms, that denoting that the all organisms has been evolved from a particular ancestor species. Okay, नेक्स्ट स्टूडेंट देखिए बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी क्या है? जियोग्राफी क्या है? तो देखिए एक पिक्चर आपको दिखाता हूँ बायोजियोग्राफी का पिक्चर, जिससे कि यू लुक दिस पिक्चर सॉरी। देखिए स्टूडेंट, सारे कॉन्टिनेंट्स जब सेपरेट नहीं हुआ था, हमारा धरती में एक ही लैंडमार्क था। तो एक ही लैंडमार्क था, देखिए ना, समझ में आ जाएगा। इसको इमेजिनरी इसके पास लाइए, सेट हो जाएगा। इसको इमेजिनरी इसके पास लाइए, सेट हो जाएगा। ए नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका को इमेजिनरी खिसक के यहीं पर लाइए, सेट हो जाएगा। मीन्स इट डिनोटिंग द पर्टिकुलर वन लैंडमार्क। जियोग्राफी हम लोगों को बताते हैं, तो पर्टिकुलर लैंडमार्क है मतलब वहीं पर एंसेस्टरी भी सेम था। अलग अलग
जब लैंडमार्क सेपरेट हुआ गया मीन्स अलग अलग कॉन्टिनेंट्स बन गया, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में जो इवोल्यूशन हुआ अलग अलग तरीक़ा से हुआ, लेकिन कुछ सिमिलरिटीज़ रह गया क्योंकि ना सबका तो एक एंसेस्टर सेम है। तो बायोजियोग्राफी टेल दैट all different kinds of organisms have a common ancestor. From a common ancestor in a different continents, different species has been evolved. नेक्स्ट स्टूडेंट हम जान लेते हैं एविडेंस टू प्रूव द नेचुरल सिलेक्शन। तो नेचुरल सिलेक्शन कौन दिए थे? डार्विनिज्म नेचुरल सिलेक्शन दिए थे। उन्होंने गैलापागोस आइलैंड में गए थे, उनका जो शिप था उन शिप का नाम क्या है? HMS बीगल। You look this ship. By this ship, he went to the Galapagos Island and he observed different kinds of species, and he observed the finches, means different kinds of finches, है ना? They has been evolved from a particular common ancestry. They has been evolved from a particular common ancestry. You can look this figure. डार्विन जो ऑब्जर्व किए थे गैलापागोस आइलैंड में जाके, तो वो अलग अलग फिंचेस ऑब्जर्व किए थे। देखिए, दिस इज़ द सीड ईटिंग फिंचेस, दिस इज़ द कैक्टस ईटिंग फिंचेस, एंड दिस इज़ द वेजिटेरियन फिंचेस, एंड दिस इज़ द इंसेक्टिवोरस फिंचेस। And those 4 types of finches has been evolved from a common ancestor. These 4 types of finches has been evolved from a common ancestry. Okay, means from a common ancestor means there was a particular one finches, okay, in that island, but due to lack of food, this some finches evolved for eating the seed, some finches evolved for eating the cactus, some finches evolved for eating the grasses and leaves, some finches evolved for eating the insect, so that their big structure became different. Their big structure evolved in different way, but their ancestry is same. Okay, that is known as the what? आप बताओ ना कमेंट करके, इट इज़ अ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। जो डार्विन फिंचेस है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, और कमेंट करके बताइए डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। अगर आप डाइवर्जेंट इवोल्यूशन सोच रहे हो, यू आर राइट। देखिए ना, एक पर्टिकुलर पॉइंट यहीं पर एक कॉमन एंसेस्टर था, यहीं से ये आया, यहीं से यहीं गया, यहीं से यहीं गया, यहीं से यहीं गया, दैट मीन्स डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। स्टूडेंट नेचुरल सिलेक्शन को मैं थोड़ा सा इजी तरीक़ा से समझाता हूँ, ठीक? चलिए देखिए, आपका आसपास में जितने सारे ऑर्गेनिजम्स है, देखिए मैं तो ऐसा देखता हूँ जैसे कि आपका आसपास में जब डॉग का जो बेबी होता है, देखे होंगे डॉग का जो बेबी होंगे, तो उसमें से अगर 5 बेबी डॉग होता है, उसमें से 1-2 अल्टीमेटली ज़िंदा रहता है और बाकी सारे मर जाता है एक्सट्रीम कंडीशन में। मीन्स जब खाना पीना आप बाहर से प्रोवाइड नहीं करते हो, आर्टिफिशियली प्रोवाइड नहीं करते हो। तो स्टूडेंट कौन सा ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व हुआ है, कौन सा ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट कर रहा है और कौन 2-3 तो बच्चे मर गया है? स्टूडेंट देखिए, आपका मोहल्ला में जब डॉग का बेबी होता है, आप भी नोटिस कीजिएगा, तो मैं नोटिस करके देखा हूँ जिसमें सूटेबल वेरिएशन है। मीन्स जो इंडिविजुअल्स, जो डॉग का बेबी इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट कर पाता है, वो डॉग का बेबी रहता है, और जो डॉग का बेबी इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट नहीं कर पाता है, उसको फूड नहीं मिलता है और वो धरती छोड़ के चले जाता है। दैट्स नोन एज द नेचुरल सिलेक्शन। स्टूडेंट नेचुरल सिलेक्शन ये बताता है इंडिविजुअल्स हु हैव द गुड वेरिएशन, इट इज selected by the nature, and individuals which do not have the good variation, it is not selected by the nature. Okay, तो स्टूडेंट ये वेरिएशन कैसे हुआ? वेरिएशन होता है ड्यू टू द रिकॉम्बिनेशन एंड ड्यू टू द linkage and recombination, and due to the mutation. Due to the mutation and due to the recombination and linkage, due to the recombination means crossing over variation come in the sexually reproducing organism. तो जो वेरिएशन इन
चेंज एनवायरनमेंट में ऑर्गेनिजम्स को जिंदा रहने के लिए सपोर्ट करता है। नेचर भी ऐसा इंडिविजुअल्स को सपोर्ट करेंगे और ऐसा इंडिविजुअल्स नेचर में सिलेक्ट होंगे, दैट इज नोन एज द सिलेक्शन बाय द नेचर। तो देखिए सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट। तो देखिए हर एक ऑर्गेनिजम्स चाहता है, ऑल ऑर्गेनिजम्स वांट टू रिप्रोड्यूस एट द हाई रेट, but student there have the less number of resources, less amount of food, less amount of shelter, so that every organism enter and take part in the struggle. There have the three kinds of struggle: intraspecific struggle, interspecific struggle and struggle with the environment. तो intraspecific struggle, इंट्रा मीन्स विद इन अ स्पेसिस। तो देखिए एक सोचिए आइलैंड है, एक आइलैंड है, सोचिए फिगर से समझते हैं, एक आइलैंड है, एक सोचिए ये आइलैंड है ऑस्ट्रेलिया, यहीं पर सोचिए ये छोटा सा एक आइलैंड है, यहीं पर बहुत सारा हार्बिवोरस एनिमल्स, बहुत सारा गाय बकरी होगा। तो गाय का इंडिविजुअल्स जब गाय का एक इंडिविजुअल्स दूसरा गाय का इंडिविजुअल्स के साथ भी तो लड़ाई करेंगे दोस्तों। क्यों लड़ाई करेंगे? फूड तो लिमिटेड है, दैट इज नोन एज द इंट्रास्पेसिफिक, इंट्रास्पेसिफिक स्ट्रगल। इंट्रास्पेसिफिक क्या है? दोनों स्पेसिस, देखिए गाय का एक स्पेसिस और बकरी का एक इंडिविजुअल्स आपस में लड़ाई करेंगे। क्यों लड़ाई करेंगे? उसका फूड हैबिट सेम है। अरे एनवायरनमेंट के साथ तो हमेशा लड़ना पड़ रहा है, कभी बारिश, कभी धूप, कभी सर्दी। तो इसी लड़ाई में जो इंडिविजुअल्स नेचर के द्वारा सिलेक्ट होता है, जो इंडिविजुअल्स में सूटेबल वेरिएशन रहता है, वही इंडिविजुअल, दोस इंडिविजुअल्स इज सिलेक्टेड बाय द नेचर। सो स्टूडेंट, फर्स्ट पॉइंट यू हैव टू राइट, एवरी ऑर्गेनिजम्स try to reproduce at the high rate, but there have a limited number of resources. Due to limited number of resources, every organism enter in the struggle. There have the three different kinds of struggle, and due to in this struggle, which organisms is selected by the nature, this organism get chance for the better resources utilization. जो सिलेक्ट हुए नेचर के द्वारा उसको फूड ज़्यादा मिलेगा, उसको रिप्रोडक्टिव पार्टनर मिलेगा, और रिप्रोडक्टिव पार्टनर मिलेगा तो क्या होगा? वो जो वेरिएशन उस इंडिविजुअल्स के अंदर में जो वेरिएशन है, दिस वेरिएशन विल पास ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन, मीन्स he will give birth the new organism, and he and she will give birth the new organisms. This variation, this particular variation will pass on to the next generation. In that way, when a particular variation will pass on to the successive generation, after 100 generation or after 1000 generation later, new organisms has been evolved from a old organisms. That is known as the origin of species. What's Darwin told in his theory of natural selection. आइए स्टूडेंट हम देख लेते हैं एविडेंस टू प्रूव द नेचुरल सिलेक्शन। ऐसा कुछ एविडेंस है जो कि ना नेचुरल सिलेक्शन को प्रूव करता है। यस स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट, यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होने का पहले दो प्रकार का मौत होता था। आपको दिखाई दे रहा है, ये जो है ब्लैक मौत है, और यहीं पर जो दिखाई नहीं दे रहा है वाइट मौत है। यहीं पर है दोस्तों, यहीं पर वाइट मौत है। तो बिफोर इंडस्ट्रियल इवोल्यूशन इन द यूरोप देयर हैव द टू काइंड्स ऑफ मौत, वन वाज द ब्लैक कलर मौत, अनदर वन वाज द वाइट कलर मौत। ओके स्टूडेंट, बिफोर द इंडस्ट्रियल इवोल्यूशन देयर was lichen which present at the bark of the tree. क्या होता है लाइकेन? जानते हो? कमेंट कीजिए, अभी वीडियो ऑफ करके कमेंट कीजिए। लाइकेन इज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन, क्या किन दोनों के बीच? एल्गी एंड फंगी। ओके, दोनों के बीच सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। ओके, तो देखिए स्टूडेंट, जो लाइकेन होता है, ठीक, लाइकेन एक पॉल्यूशन डिनोटर भी है, पॉल्यूशन इंडिकेटर है। जो रीजन में पॉल्यूशन नहीं है, मतलब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का पहले देयर वाज नो पॉल्यूशन, सो लाइकेन वाज प्रेजेंट इन द बार्क ऑफ द ट्री। जो ट्री का वो जो बार्क है उसमें लाइकेन हुआ करता था। तो उसी एनवायरनमेंट में लाइकेन का कलर कैसे है? ये लोग कलर ऑफ द लाइकेन इज वाइट। ओके, तो
तो उसी एनवायरनमेंट में जब ब्लैक कलर का मॉथ और एक वाइट कलर का मॉथ रहेगा, तो मॉथ का जो प्रीडेटर स्पेसिस मीन्स प्रीडेटर बर्ड्स है, किसको इजीली रिकॉग्नाइज कर लेंगे, किसको इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे? बताइए, अभी का अभी बताइए कमेंट करके। यस, black color moth is easily visible and easily identifiable by the predator birds, and while the white color moth is not easily identified by the predator birds because white color moth is easily camouflage with the surrounding environment. What is camouflage? Means environment के साथ कलर में मिक्सड हो जाना, that's known as the camouflage. Camo means color, means okay. So when black color moth is easily visible by the predator species easily pick the black color moth, and white color moth cannot be picked up by the predator species. They are propagated in that environment. मतलब white color moth का नंबर बढ़ते गया and black color moth का नंबर धीरे धीरे कम होते गया because predator species easily recognize the black color moth student. ओके, बट स्टूडेंट इस सिनारियो बदल गया इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होने के बाद। तो स्टूडेंट जो 1850s में यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था, उसके बाद देखिए सिनारियो कैसे बदल गया। सिनारियो ये बदल गया जहाँ सिटी है, इंडस्ट्रियल एरिया है, बहुत सारा इंडस्ट्री होने के कारण वहीं पर पॉल्यूशन फैलते गया तो क्या है, ड्यू टू पॉल्यूशन lichen which are present before the industrial revolution, they were died, and due to absence of lichen all bark of the tree became black. Not only that, the carbon monoxide deposited on the bark of the tree. Due to that, the color of the tree bark change into white to black. देखिए अभी सिनारियो बदल गया, ब्लैक कलर में ब्लैक कलर मॉथ कैमोफ्लेज होने लगा और व्हाइट कलर मॉथ इजीली विजिबल होने लगा बाय द हेल्प ऑफ प्रीडेटर स्पीसीज। तो देखिए व्हाइट कलर मॉथ इज इजीली विजिबल आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, सो दैट व्हाइट कलर मॉथ इज इजीली पिक्ड अप बाय द predator birds, and black color moth become camouflage, so that black color moth is propagated after the industrial evolution, means number of the black color moth is increased after the industrial evolution, and number of the white color moth is decreased after the industrial evolution. तो that is natural selection student. Natural selection means नेचर में जब कोई एक ऑर्गेनिज्म सिलेक्ट होता है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का पहले नेचर में वाइट कलर मॉथ सिलेक्ट हुआ था और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद नेचर में ब्लैक कलर मॉथ सिलेक्ट हुआ, सो दैट नंबर ऑफ द ब्लैक कलर मॉथ इज इंक्रीजिंग वाज इंक्रीज्ड आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, दैट्स नोन एज द नेचुरल सिलेक्शन। देखिए स्टूडेंट, जब नेचर ने सिलेक्ट करता है हम लोगों को कौन ऑर्गेनिजम्स रहेंगे, कौन ऑर्गेनिजम्स नहीं रहेंगे, लेकिन दोस्तों एक चीज़ बताइए, जब ह्यूमन सिलेक्ट करते हैं, देखिए ह्यूमन कैसे सिलेक्ट करते हैं, जब हम लोग खेती किसानी करते हैं तब फिर जो पर्टिकुलर स्पेसीज ऑफ पैडी का क्वांटिटी ज़्यादा होगा और उसका क्वालिटी भी अच्छा होगा, उसी स्पेसिस को तो हम सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करके ही हम उसको ही रोपते हैं। तो स्टूडेंट, आर्टिफिशियल सिलेक्शन इज अ सिलेक्शन व्हिच इज सिलेक्ट बाय द मैन, इट इज़ अ मैन मेड सिलेक्शन। ठीक, तो मैन वो सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करके उनका चॉइजेबल स्पेसिस को नेचर में उगाते हैं, मीन्स एनवायरनमेंट में उगाते हैं। ठीक, that is known as the artificial selection by the man. नेक्स्ट स्टूडेंट, यू लुक एडेप्टिव रेडिएशन। मैं तो एक एग्जाम्पल दे दिए हूँ, फ्रॉम एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया, फ्रॉम अ पर्टिकुलर कॉमन एंसेस्टर finches when different kinds of finches are evolved, that is known as the adaptive radiation. एडेप्टिव रेडिएशन भी एक प्रकार का डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है। तो स्टूडेंट, एडेप्टिव रेडिएशन से
पता चल रहा है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। एडाप्टिव रेडिएशन इज द इवोल्यूशनरी प्रोसेस इन व्हिच एंसेस्ट्रल स्टॉक गिव्स राइज द न्यू स्पेसीज। तो एक ही स्टॉक स्पेसीज था, उसमें से गिव्स राइज हुआ अलग अलग स्पेसीज। ओके, गिव्स राइज टू द न्यू स्पेसीज इन अ जियोग्राफिकल एरिया। व्हाट्स द जियोग्राफिकल एरिया? यस, कौन सा जियोग्राफिकल एरिया में आया था? आप बताओ। गैलापागोस आइलैंड में डार्विन HMS बीगल से आए थे। एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग दिस फिंचेस ही गेव द adaptive radiation. Okay, adaptive radiation you understood. Then you look example Darwin's finches. Okay, you understood that? देखिए स्टूडेंट, यहीं पर ऑस्ट्रेलिया में दो अलग अलग डाइवर्जेंट इवोल्यूशन हुआ। ऑस्ट्रेलिया में दो अलग अलग डाइवर्जेंट इवोल्यूशन हुआ। क्या है? थोड़ा सा इस पिक्चर को गौर से देखिएगा। यू ऑब्जर्व दिस पिक्चर माइन्यूटली। तो देखिए, एक ही यहीं पर एक पार्टिकुलर एंसेस्टर था, यहीं से इवॉल्व होके मोल बना, फ्रॉम अ पार्टिकुलर एंसेस्टर एंटेटर बना, माउस बना, लूमर बना, फ्लाइंग स्क्विरल एंड वुल्फ बना, उसका पहले ऑसिलोट बना। तो देखिए, from a particular common ancestor, when different kinds of species has been evolved and they go to the different environment, that is known as the divergent evolution. Again I am repeating, from a particular ancestor species, when different kinds of species has been evolved and they go to the different environment, that's known as the divergent evolution. And divergent evolution को सबूत क्या देते हैं? होमोलोगस ऑर्गन। अगर देखेंगे इसका भी कुछ ऑर्गन, इसका भी इसका ऑर्गन और इसका ऑर्गन में सिमिलरिटीज़ जरूर होगा। ठीक, तो यहीं पर ये सारे पिक्चर देखिए, इधर वाला पिक्चर अभी देखिए, यहीं पर भी एक पर्टिकुलर एंसेस्टर था, उसी एंसेस्टर स्पेसिस से मार्सुपियल मोल बना, नॉम्बैट बना, उसके बाद मार्सुपियल माउस बना, स्पॉटेड खसखस बना, फ्लाइंग फैलेंजस बना, तास्मेनियन टाइगर कैट बना, तास्मेनियन वुल्फ बना। ठीक, मीन्स देयर हैव वन पर्टिकुलर ancestor species in the Australia. From this particular ancestor species, those organisms, those species has been evolved. So that is also a divergent evolution. लेकिन स्टूडेंट एक ही एरिया में हुआ। कौन सा एरिया में हुआ? ऑस्ट्रेलिया में ही हुआ। तो देखिए, एक ही एरिया में जब दो दो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होता है तो फिर कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन हो जाता है। तो इसका ये जो बात बोला हूँ ना, ये थोड़ा डीप मीनिंग है स्टूडेंट, थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो देखिए, ये सोचिए ऑस्ट्रेलिया है, एक पर्टिकुलर ये एरिया ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में दो एंसेस्टर स्पेसिस था, यहीं पर एक एंसेस्टर स्पेसिस था, यहीं पर एक एंसेस्टर स्पेसिस था। फ्रॉम दिस एंसेस्टर स्पेसिस mole has been evolved, and from this ancestor species marsupial mole has been evolved. But mole and marsupial mole, they came in a particular environment, but their origin are different, their ancestor species is different, but they came in a particular single environment, particular specific environment. When they came in a specific environment from a different ancestor species, that is the कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन। अलग अलग एंसेस्टर से एक ही एनवायरनमेंट में आया, और एक ही एनवायरनमेंट में आने के लिए एक ही फंक्शन करना पड़ा ऑर्गन का। ये क्या है बताइए? एनालॉगस ऑर्गन। और एनालॉगस ऑर्गन कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन को बताते हैं। एनालॉगस ऑर्गन डिनोटिंग द कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन। लाइक दैट यू लुक, माउस बना फ्रॉम अ पर्टिकुलर एंसेस्टर एंड marsupial mouse bana, but they are convergent evolution, their ancestor are different, but their function of this mouse, function of the different organ of this mouse is similar, because they came in a specific environment. Like that lemur and spotted khaskhas, okay, they came in a particular environment from the different ancestry, from the different point, but they came in a particular point, so that
they have to be evolved in a particular, they have to evolve in that particular environment. So due to that, they have to perform the similar function, they have to perform the similar function, so that particular organ of the lumbar and particular organ of the process khaskhas is evolved to performing the similar function. When a organ performing the similar function but their structure are different because their origin are different, that is known as the convergent evolution. एंड कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन को सबूत, कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन का सबूत मिलता है, एविडेंस ऑफ कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन वी गेट फ्रॉम द, यस यू टेल, एनालॉगस ऑर्गन स्टूडेंट. नाउ स्टूडेंट वी प्रोसीड टू द थियोरी ऑफ इवोल्यूशन. जैसे कि डार्विन्स थ्योरी आप पढ़ लिए थे, अभी देखेंगे लैमार्क थ्योरी. तो लैमार्क थ्योरी को आइए समझते हैं थोड़ा अच्छे से, प्यार से, है ना. देखिए लैमार्क थ्योरी ये बताते हैं, देखिए थोड़ा स्टोरी समझ लेते हैं, सुनते हैं. देखिए लैमार्क ये बोलते हैं, जिराफ, पहले जो जिराफ था ना उसका नेक जो है छोटा ही था, और सम डेज डॉट केम, सूखापन आया, एंड ड्यू टू द डॉट द वेजिटेशन एट द ग्राउंड बिकम फिनिश्ड. Okay, when vegetation at the ground become finished, this giraffe try to collect the leaf from the long tree. Okay, you look, this is the long tree, and this giraffe is trying to collect the leaf from the long tree, so that when this giraffe try to collect the leaf from the long tree, this giraffe try to extend its neck. Okay, and when this giraffe try to extend its neck, this neck become elongate. Yes student, that's right. When you try to use your particular organ, this function of this organ will be sharp. ओके अगर आप बाएं हाथ से लिखने का प्रैक्टिस करेंगे, आपका बाएं हाथ इवॉल्व हो जाएंगे, आपका बाएं हाथ क्या हो जाएंगे, एडजस्ट हो जाएंगे, अडप्ट कर जाएंगे लिखने के लिए. तो जिराफ का भी ऐसा हुआ. व्हेन दिस जिराफ ट्राई टू कलेक्ट द लीव्स फ्रॉम द लॉन्गर ट्री, द नेक बिकम इलोंगेटेड. ओके, तो मीन्स दैट इज नोन एज द यूज एंड डिसयूज थ्योरी. लैमार्क थ्योरी इज नोन एज द यूज एंड डिसयूज थ्योरी. यहीं पर बोला हुआ है, लैमार्क थ्योरी इज नोन एज द यूज एंड डिसयूज थ्योरी. यूज एंड डिसयूज थ्योरी टेल दैट व्हेन वी ट्राई टू यूज द when we try to use a organ continuously, the function of this organ is evolved, or function of the organ is sharp. Again I am telling, when we try to use the particular organ continuously, the function of the particular organ becomes sharp. Okay, and when we not use the particular organ, this organ will change into the फंक्शनलेस ऑर्गन, लाइक द हमारा कॉक्सिस. ओके ओके, कॉक्सिस हो गया अपेंडिक्स, फंक्शनलेस ऑर्गन. तो स्टूडेंट देखिए यहीं तक तो लैमार्क से ही है. यूज एंड पर्टिकुलर ऑर्गन का यूज करने पर, व्हेन पर्टिकुलर ऑर्गन इज यूज बाय द जिराफ, दिस फंक्शन ऑफ दिस ऑर्गन बिकम शार्प. बट स्टूडेंट लैमार्क इसके बाद क्या बोल दिए थे, ये जो लॉन्ग नेक हुआ, ये लॉन्ग नेक का जो कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होते गया. व्हेन दिस जिराफ विल रिप्रोड्यूस, दिस लॉन्ग नेक कैरेक्टर इज पास ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन, एंड व्हेन दिस कैरेक्टर इज पास ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन, and after successive generation later, the long neck giraffe has been evolved. तो देखिए स्टूडेंट, दैट इज़ द एक्वायर्ड कैरेक्टर. अभी लैमार्किज्म का ड्रॉबैक बोल रहा हूँ. लैमार्क यहीं तक सही था. कॉन्टिन्यूअस यूजेस ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गन, फंक्शन ऑफ दिस ऑर्गन इज शार्प, दैट इज राइट. बट यहीं गलती क्या हुआ लैमार्क का, तो ये है एक्वायर्ड कैरेक्टर. एक्वायर्ड कैरेक्टर मीन्स व्हिच कैरेक्टर वी एक्वायर्ड इन आवर लाइफ टाइम, दैट्स नोन एज द एक्वायर्ड कैरेक्टर. एक्वायर्ड कैरेक्टर में जीन में कोई चेंजेस नहीं आता है. इन एक्वायर्ड कैरेक्टर देयर हैव नो चेंजेस इन द जीन. ओके, अगर आप जिम में जाके मसल मैन बन जाओगे, शक्तिवान बन जाओगे, आपका बच्चा लेकिन मसल मैन नहीं बन जाएगा स्टूडेंट. आपका जो बच्चा मसल मैन वाला बच्चा पैदा नहीं होगा. ओके,
क्यों नहीं होगा? यू ट्राई टू डेवलप योर मसल. Okay, this is not the genetic character, this is known as the inherited character, this is the acquired character you acquired in your lifetime. This acquired character never pass on to the successive generation during reproduction. But लैमार्क यहीं पर गलत बोल दिए. यूज करके कोई ऑर्गन का फंक्शन डेवलप होता है, ये जरूर सही है, लेकिन ये जो एक्वायर्ड कैरेक्टर यूज करके कोई ऑर्गन का फंक्शन जो शार्प हुआ, ये एक्वायर्ड कैरेक्टर नेवर बी पास ऑन टू द सक्सेसिव जनरेशन बिकॉज इट इज द एक्वायर्ड कैरेक्टर until and unless any changes not come in the gene, until and unless any changes not come in the gene of the gametes, this character never be passed on to the successive generation. Student, if any changes come in the gene, then this character will pass on to the successive generation. Okay, so student, Lamarckism और यूज एंड डिसयूज थियोरी इतना सक्सेसफुल थियोरी नहीं है. ठीक, और एग्जाम्पल आप दे देंगे, क्या है? जिराफ का एग्जाम्पल. आइए समझ लेते हैं म्यूटेशन थियोरी. दोस्तों, डार्विन क्या बताए थे? आप थोड़ा रिमाइंड कीजिए. डार्विन ये बताते हैं जो वेरिएशन इंडिविजुअल्स में वेरिएशन होता है. जैसे कि अगर आपका क्लास में 50 स्टूडेंट है, सब में कुछ कुछ चेंजेस है. ओके, सब में कुछ कुछ कैरेक्टर में चेंजेस है, दैट्स नोन एज द वेरिएशन. और ऐसा वेरिएशन, सोचिए एक स्टूडेंट का इंटेलिजेंस बहुत शार्प है और उनका आईक्यू बहुत शार्प है, तो वो नीट एग्ज़ाम में सक्सेसफुल होंगे अगर वो कोशिश करेंगे. जिनका आईक्यू कम है वो नीट एग्ज़ाम में, और नहीं बोलूँगा. चलिए देखिए, तो देखिए यहीं पर कौन सा इंडिविजुअल सक्सेसफुल हुआ, कौन सा स्टूडेंट सक्सेसफुल हुआ? हु हैव द good variation. This variations in student is successful in the nature, selected by the nature, got the chance in the net, got the chance in the government college. Okay, तो वो वेरिएशन सिलेक्ट हो गया स्टूडेंट नेचर के द्वारा, वो डार्विन्स बताए थे. और जब वो वेरिएशन सिलेक्ट हो गया, दिस स्टूडेंट गेट द गुड रिसोर्सेस, दिस स्टूडेंट गेट द गुड गवर्नमेंट कॉलेज, this student get the good food after getting the good job. Okay, when this student get the good job, he get the good food and he and she got the good reproductive partner, he and she got the good husband and wife. Okay, he and she will get the sweet husband and wife, means this variation will pass on to the next generation. Student, yes or no? You comment. Yes, yes. When this variation will pass on to the next generation, this variation will pass on in the successive generation, and after so many generations later, this variation will be stable in a particular organism, and you make and look before 1000 generation, which species are there, after 1000 generation which species will be there, there have some difference, huge difference, maybe some difference and huge difference. Okay, and so that जो 1000 generation बाद जो नया ऑर्गेनिजम्स आया, दैट इज नोन एज द न्यू स्पेसिस, ये डार्विन कहते हैं स्टूडेंट. ओके, तो डार्विन थियोरी आपको समझाया हूँ. नेचुरल सिलेक्शन, उसके बाद उसका पहले स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, उसके बाद सिलेक्शन बाय द नेचर्स एंड ट्रांसफर ऑफ वेरिएशन. ओके, लेकिन स्टूडेंट डार्विन ये बताते हैं वेरिएशन, जो सूटेबल वेरिएशन सक्सेसिव जनरेशन में पास ऑन होने के द्वारा नया स्पीसीज जन्म लेता है, नया स्पीसीज बनता है. लेकिन स्टूडेंट यहीं पर ह्यूगो डी वेरिस ऐसा नहीं बताता है. ह्यूगो डी वेरिस जो कि ना इवनिंग पिमरोज में, ये जो है ये प्लांट्स क्या है? इवनिंग पिमरोज. ही वर्क ऑन द इवनिंग पिमरोज, और वर्क करके पता चला सडन चेंज, मीन्स जीन में ड्यू टू द एनी काइंड्स ऑफ इफेक्ट, ड्यू टू द अल्ट्रावायलेट रे, जब सडन चेंजेस आता है तब फिर नया स्पेसिस हो जाता है. और सडन चेंजेस के कारण
सर्टेन चेंजेस के कारण नया स्पेसिस होता है। ठीक, हुगो डी वेरिस म्यूटेशन थ्योरी, म्यूटेशन क्या है? म्यूटेशन इज द सर्टेन चेंज इन द जीन, आइदर इन जीन लेवल एंड आइदर इन chromosome level. Maybe chromosome number and maybe structure of chromosome become change, maybe gene become change, maybe point mutation, maybe particular sequence has been changed, and due to change in the particular sequence new species has been evolved. देखिए, he defined the mutation as the large heritable changes occurring suddenly in characteristic of population. तो एक बहुत सारा पॉपुलेशन है, पिमरोज का बहुत सारा पॉपुलेशन है, बहुत सारा इंडिविजुअल्स एक पॉपुलेशन था, इवनिंग पिमरोज का एक पॉपुलेशन है, उसमें बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं। जो इंडिविजुअल्स में सडन चेंजेस आया ड्यू टू म्यूटेशन, उसमें स्पेसिएशन होने का चांसेस है। ठीक, ही डिफाइंड एज म्यूटेशन एज द लार्ज हेरिटेबल चेंजेस। म्यूटेशन के कारण लार्ज हेरिटेबल चेंजेस आता है ऑकरिंग सडनली इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन। ओके, तो पॉपुलेशन में कुछ इंडिविजुअल्स में अगर म्यूटेशन होता है और म्यूटेशन के कारण सडन चेंजेस होता है। ठीक, एंड अकॉर्डिंग टू हिम म्यूटेशन कॉज द स्पेसिएशन। ओके, म्यूटेशन के कारण ही म्यूटेशन, सोचिए इसमें कुछ म्यूटेशन हुआ और इसका जो फूल है ये फूल का शेप चेंज हो गया, कलर चेंज हो गया, तो नया स्पेसिस हो गया। ठीक ठीक, एंड सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन व्हिच गिव्स राइज द न्यू स्पेसिस दैट्स नोन एज द सॉल्टेशन। स्टूडेंट, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन व्हिच गिव्स राइज द न्यू स्पेसिस इज नोन एज द सॉल्टेशन। ओके, तो देखिए क्या डिफरेंस है डार्विन थ्योरी के साथ म्यूटेशन थ्योरी। म्यूटेशन थ्योरी ये बताते हैं एक ही सिंगल स्टेप में ही पूरा खेल खत्म हो जाता है, मीन्स इवोल्यूशन हो जाता है, और डार्विन्स बोलता है सीक्वेंशियल चेंजेस होता है, बहुत जनरेशन से चेंजेस आता है। ठीक, तो देखिए डी वेरिस, हुगो डी वेरिस इन हिज म्यूटेशन थ्योरी ही टोल्ड रैंडम चेंजेस। ऐसा म्यूटेशन में कहा हमेशा अच्छा चेंजेस होगा, ऐसा कोई बात नहीं। म्यूटेशन में गुड चेंजेस भी आ सकता है, देयर मे बी गुड चेंजेस, देयर मे बी बैड चेंजेस। ओके, ठीक, एंड म्यूटेशन थ्योरी टेल दैट देयर हैव द रैंडम एंड डायरेक्शनलेस चेंजेस, मीन्स मे बी इन पॉजिटिव डायरेक्शन चेंजेस मे बी occur, maybe in negative direction changes may be occur. While Darwin in his theory he tell that variation are the small and directional. ओके, तो वेरिएशन जो है, देखिए ये जो वेरिएशन एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन में जो पास ऑन होगा तो एक डायरेक्शन में पास ऑन होते जाएगा, और स्मॉल स्मॉल जो चेंजेस एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन में पास ऑन होगा, दैट्स वेरिएशन. This variation will pass on from one generation to another generation, means there should be a particular direction, and this small change, due to that small changes. Okay, and next difference क्या है? D. Harris believe that such large single step mutation cause the speciation, and single step large mutation is known as the saltation. हुगो डी वेरिस ये बताते हैं एक ही स्टेप में नया स्पेसिस जन्म ले सकता है, जब बल्कि डार्विन ये बताते हैं एक स्पेसिस जन्म लेने के लिए, एक नया स्पेसिस इवॉल्व होने के लिए 1000 ईयर लग जाता है. ओके, ठीक, तो देखिए बट इवोल्यूशन फॉर द डार्विन थ्योरी टेल दैट नंबर ऑफ जनरेशन, ओके, आफ्टर नंबर ऑफ जनरेशन लेटर न्यू स्पेसिस हैज बीन इवॉल्व. ओके, तो देखिए अभी जो नियो डार्विनिज्म थ्योरी ये बताते हैं दोनों का मिक्स्ड थ्योरी, मीन्स डार्विन थ्योरी और म्यूटेशन थ्योरी दोनों मिला के नियो डार्विनिज्म थ्योरी आया. ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आप सुन लीजिए, यहीं पर मेरे पीपीटी में ऐड नहीं कर पाया हूँ, देख लेता हूँ. जेनेटिक डिप नियो डार्विनिज्म थ्योरी नहीं है. ठीक, नियो डार्विनिज्म थ्योरी ये बताते हैं, देखिए जैसे कि रिकॉम्बिनेशन म्यूटेशन में चेंजेस आता है, रिकॉम्बिनेशन के कारण भी चेंजेस आता है और म्यूटेशन के कारण चेंजेस आता है. ठीक, और चेंजेस आने के बाद जो चेंजेस नेचर के द्वारा सिलेक्ट होता है
गुड चेंजेस अगर कोई इंडिविजुअल्स में आया, दिस गुड चेंजेस मे बी कॉज ऑफ द रिकॉम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर और मे बी कॉज ऑफ द म्यूटेशन. If good changes come in a particular individual, this good changes means good variation is selected by the nature, and this good variation will pass on to the successive generation. And due to the pass on of the successive generation, न्यू स्पेसिस हैज़ बीन इवॉल्व. तो देखिए दोनों को मिला के थियोरी, म्यूटेशन, ड्यू टू म्यूटेशन लार्ज चेंजेस कम, इट मे कैन कॉजेस द न्यू स्पेसिस, एंड ड्यू टू म्यूटेशन some changes may can come, and if changes is good for the nature, this individual means among which individuals this good variation means good changes is present, these individuals are selected by the nature, that is tell by the Darwin. Okay, so good variation individuals are selected by the nature, that is the natural selection, and due to natural selection these individuals get the good resources, and this individuals means this variation will pass on to the next generation, and after 1000 generation and after so many generations later new species will be evolved. That is the neo Darwinism theory. स्टूडेंट, तो क्या क्या हम लोग पढ़ लिए? हम लोग स्टूडेंट इस वीडियो में कवर किए हैं एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, जिसमें पैलेंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फॉसिल. फ्रॉम द पैलेंटोलॉजी वी गेट द एविडेंस of formation of new organisms, formation of complex organisms from the simple organisms. Okay, then embryological evidence given by the Ernest Haeckel, means during embryonic development some fish like character, some reptiles like character came. Okay, but all character is not came, so that biogenetic law is disapproved by the Ernest Hornbeer. We learned that. Then we learn the homologous organ, means organ which have the same structure but different function. When they have the same structure means they have the common ancestry. Due to go to the different environment, their function of this organ become different. Okay, and this homologous organ says the divergent evolution. Then we read the learn the convergent evolution, means analogous organ, means organ which have the different structure but function is similar is known as the analogous organ, and analogous organ denoting the convergent evolution. Next we learn the molecular homology. Some molecules like the protein and DNA, they perform the similar function in different species of organisms. Okay, that give the evidence that all species have a common ancestry. Okay, then we learn the biogeography, then we learn the natural selection theory of the Darwin's, then we learn the evidence of natural selection, that is the industrial mineralism. Before industrialization in the Europe, dark color moth was easily propagated, white color moth is easily propagated and black color moth is easily identifiable, and after the industrialization white color moth is easily identifiable, so that number of the white color moth is decreased and number of the black color moth is increased. Okay, so that is the natural selection. Then we learn the Darwin finches, that is the example of adaptive radiation, means from a particular point, from a particular ancestor different kinds of finches has been evolved, that is the adaptive radiation. Then we learn convergent evolution, means in a particular area when two different kinds of divergent evolution occur, as a result convergent evolution may can occur. Then theory of Lamarckism, that is the theory of use and disuse theory, but never acquired character will not pass on to the next generation, so that this theory is not so much accepted. Then we learn the mutation theory, means sudden changes in the gene or sudden changes in the chromosome may can causes the mutation, and due to the large mutation or single step mutation may can cause the speciation. Okay, single step mutation may can cause the speciation. Okay, then we learn the difference between Darwinism and Lamarckism. Darwin's tell that small directional changes cause the speciation, and
mutation theory, and Hugo de Vries tell that random direction less changes may can cause the species. Okay, then we learn the neo-Darwinism, that is the modern theory of the evolution, and this theory tells that due to mutation and due to the crossing over, variation is arise among the individual, and good variation is the selected by the nature, so that individuals which have the good variation is selected by the nature get the good resources, and due to that he and she got the good resources and reproductive partner, so that during the reproduction this variation will pass on to the next generation, and after that this variation will pass on, and after so many generations later new species will be evolved. That's the neo-Darwinism theory. I hope student you understood this video, you understood this topic. I need some support from you also. If you like this video, please hit on the like button. Please subscribe our channel. Don't forget to subscribe our channel. If you subscribe our channel, that gives me motivation to prepare more and more video for you. Thank you for watching this video. Take care.